दोस्तों ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक नियम है। नियम यह है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, यानी कि 10 साल की या फिर 10 साल से ज़्यादा की हो जाती है, तो ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आप जो है एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से हर महीने पेंशन लेने के लिए। ईपीएफओ आपको हर महीने पेंशन देगा ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत। मिनिमम पेंशन 1000 रुपये, बाकी डिपेंड करता है, कैलकुलेट किया जाएगा जब आप रिटायर होंगे, जब आपकी पेंशन बनेगी तब, कि आपकी टोटल सर्विस कितने साल की थी और कितना कंट्रीब्यूशन पेंशन में, पेंशन का जो खाता रहता है उसमें जमा हो रहा था, उसके हिसाब से पेंशन जो है डिसाइड की जाती है। और पेंशन ईपीएफओ कब देगा? जब आप 58 साल के हो जाएंगे तब आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पर भी ईपीएफओ एक फैसिलिटी देता है कि अगर आप 58 साल की एज से पेंशन स्टार्ट नहीं करवाना चाहते तो आप जो है समय से पहले पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 50 साल की उम्र से भी पेंशन लेना शुरू कर सकते हो। 50 साल से भी लेना शुरू कर सकते हो, 51 साल, 52 साल, 53 साल, 58 साल से तो आपको नॉर्मल पेंशन मिलेगी, बट आप जो है 50 साल के बाद कभी भी जो है पेंशन लेना शुरू कर सकते हो। बट आप 58 साल से पहले पेंशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कम पेंशन मिलेगी, यानी कि समय से पहले आप पेंशन ले रहे हो तो आपको कम पेंशन मिलेगी। कम पेंशन कितनी मिलेगी? साल के हिसाब से 4% जो आपकी पेंशन कम हो जाएगी। अदरवाइज 58 साल के जब हो जाएंगे तब आपको जो आपकी नॉर्मल जो पेंशन बनती है वो पेंशन आपको मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आप लगातार एक कंपनी में जॉब करते हो और आपकी टोटल सर्विस एक कंपनी में जो है 9.5 साल से ज़्यादा की हो जाती है, यानी कि 10 साल की या फिर 10 साल से ज़्यादा की हो जाती है, तब तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो ही जाते हो। अदरवाइज आप जो है अलग अलग कंपनियों में काम करके भी आप जो है आप 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर सकते हो। वो कैसे? मान लीजिए एक कंपनी में आपने काम किया 3 साल और जब वो कंपनी आपने छोड़ दी तो उस कंपनी का ओनली पीएफ का पैसा विड्रॉ किया, पेंशन का पैसा आपने विड्रॉ नहीं किया, उसकी जगह आपने स्कीम सर्टिफिकेट ले ली तो आपको 3 साल की सर्विस का सर्टिफिकेट मिल गया। फिर आपने कोई दूसरी कंपनी में काम किया, वहां पर आपने 2 साल काम किया, पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लिया, पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं किया, उसकी जगह स्कीम सर्टिफिकेट ले ली, तो 3 और 2 5। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग कंपनियों में काम करके भी जो है आप जो है 10 साल की सर्विस जो है आप कर सकते हो। और उसके बाद जब 10 साल की सर्विस हो जाए तब भी आप जो है पेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि जब आप फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो है पेंशन जो स्कीम सर्टिफिकेट रहती है वो मेंशन करने का भी ऑप्शन आता है। तो चलिए ये जानकारी दे दी और आगे जब ये वीडियो देखेंगे तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हर बार की तरह नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। हर बार की तरह आप सभी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं ईपीएफओ के यूएन मेंबर पोर्टल पर और आपको जो है फॉर्म 10D जो कि मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब इसको ओपन करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया पासवर्ड आप बना सकते हो। तो चलिए पूरी डिटेल मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है। अब मैं कर लेता हूँ साइन इन और कुछ सेकंड के बाद सक्सेसफुली साइन इन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली साइन इन हो गया है। जब लॉगिन हो जाता है तो एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देता है लेटर। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि फॉर्म 10D अप्लाई करने से पहले आपको जो है 2 काम जरूर करने हैं। पहला तो ये कि अगर आपके पीएफ यूएन अकाउंट के साथ नॉमिनेशन फाइल नहीं है तो ये जो मैनेज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ई नॉमिनेशन का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करके आप जो है अपने पीएफ यूएन अकाउंट के साथ ई नॉमिनेशन फाइल जरूर कर लीजिए। अगर ई नॉमिनेशन फाइल नहीं रहेगा तो फिर आप फॉर्म 10D अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देख सकते हो इनका स्टेटस नॉमिनेशन सक्सेसफुल है और नॉमिनेशन डिटेल जो है ये फाइल इन्होंने कर रखी है। तो कैसे नॉमिनेशन ऐड करते हैं, फाइल करते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो पहला तो काम ये है कि नॉमिनेशन जो है आपके यूएन अकाउंट के साथ फाइल होना चाहिए, नॉमिनेशन ऐड होना चाहिए। दूसरा ये व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ ये दोनों मेंशन होना
चाहिए, तो ये दो चीज़ आपको जरूर ध्यान देनी है। अब यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 3119 10C 10D का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना है, जो बैंक अकाउंट नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक है, यानी कि सीड है। देख सकते हो बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट यूएएन। जब यहाँ पर पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर दें उसके बाद वेरीफाई का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको जो है यस करना है और जैसे यस करेंगे यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो गया है, ग्रीन टिक का निशान आ गया, बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो गया है। उसके बाद जब यहाँ पर वेरीफाई हो जाए उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पेज आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर दिखा देगा, सेवा छोड़ने का कारण, यहाँ पर रिटायरमेंट जो भी रहेगा यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आई वांट टू अप्लाई फॉर और यहाँ पर सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सा फॉर्म किस लिए काम आता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओनली पीएफ विड्रॉ फॉर्म 19 के बारे में। तो आपकी जो पासबुक रहती है पीएफ की पासबुक, उसमें ये दोनों जो अमाउंट रहती है कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, दोनों अमाउंट को पूरा पैसा निकालने के लिए यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए, जब आप कहीं पर नौकरी करते हो, कंपनी छोड़ देते हो, डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो जाती है और आपको जो है 2 महीने हो जाते हैं नौकरी छोड़े हुए, तो ये जो अमाउंट है पूरा पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए जो है आपको ये फॉर्म नंबर 19 अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आता है ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C। तो आपकी जो पासबुक रहती है उसमें ये जो पेंशन का जो पैसा रहता है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की जो अमाउंट रहती है, अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से कम की है और 6 महीने से ज़्यादा की है, तो अगर आप नौकरी छोड़ देते हो, 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं नौकरी छोड़े हुए, तो ये जो पेंशन का पैसा है, पूरा पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको जो है ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। अब बात करते हैं स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C के बारे में। तो अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो, वो कंपनी आप छोड़ देते हो, आप चाहते हो कि यार जो है मैं पीएफ का पैसा तो विड्रॉ कर लूँ बट पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं करना चाहता, इसकी जगह मैं स्कीम सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ, तो आप ये फॉर्म 10C अप्लाई करके स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आता है मंथली पेंशन फॉर्म 10D, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी ये जो फॉर्म है ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए जो है ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपकी सर्विस 10 साल की या फिर 10 साल से ज़्यादा की हो जाती है तो ये जो पेंशन का जो पैसा है इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आप जब 50 साल के हो जाएंगे या फिर 58 साल के, 59 60 या साल के हो जाएंगे तो ईपीएफओ से हर महीने आपको पेंशन मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। तो उसके लिए आपको ये जो है मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करना पड़ता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आता है पीएफ एडवांस फॉर्म 31। अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, नौकरी करते करते अगर आपको जो है पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपका जो पीएफ अकाउंट है उससे आप एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। ईपीएफओ ये फैसिलिटी देता है। अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, नौकरी करते करते कुछ ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो उसके लिए फिर आपको ये जो है पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो इन सभी फॉर्म के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है सेपरेट डेडिकेटेड कि कैसे ये फॉर्म अप्लाई करना है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मंथली पेंशन फॉर्म 10D के बारे में मैंने वीडियो नहीं बना रखी, वो आज मैं बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए मंथली पेंशन फॉर्म 10D ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और जब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ पेंशन क्लेम यहाँ पर दिखा देगा कि जो है किस तरह का जो है पेंशन क्लेम के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर दिखा रहा है सेवानिवृत्त दिखा रहा है, यानी कि रिटायर आप हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिड्यूज पेंशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी एज 58 साल की नहीं हुई है तब आपको ये जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिड्यूज पेंशन का मतलब क्या है कि अगर आपकी एज 58 साल की नहीं हुई है तो ईपीएफओ ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी जो पेंशन है वो 50 साल की उम्र से भी स्टार्ट करवा सकते हो, यानी कि 58 साल से पहले और 50 साल के बाद कभी भी पेंशन लेने के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिड्यूज पेंशन, यानी कि समय से पहले आप पेंशन ले रहे हो तो आपको कम पेंशन मिलेगी। तो अगर यहाँ पर नो कर देते हो तो यहाँ पर आपको जो एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी जो एज है वो 58 साल की नहीं हुई है, इसी वजह से आप ये फॉर्म 10D अप्लाई नहीं कर सकते। देख सकते हो
प्लीज अप्लाई 1 मंथ बिफोर द 58 ईयर ऑफ एज, यानी कि जब आप 58 साल के होने वाले होंगे उससे 1 महीने पहले आप जो फॉर्म 10D अप्लाई कीजिए। अगर यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यानी कि आपकी जो एज है वो 58 साल की नहीं हुई है, और जैसे ही ओके करेंगे वापस उस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो वहां पर आ गए, तो यहाँ पर वही ऑप्शन आ गया। चलिए मंथली पेंशन फॉर्म 10D में जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो तो रिड्यूस पेंशन नो करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी जो एज है वो 58 साल की नहीं हुई है, 58 साल की जब होगी उससे 1 महीने पहले आप जो है अप्लाई कीजिए। अगर आपकी एज 58 साल की हो जाती है, जब आप 58 साल के हो जाते हैं तब अप्लाई करोगे फॉर्म 10D, तो फिर रिड्यूस पेंशन की जगह आपको जो है डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ईपीएफओ ये भी कहता है कि अगर आप 58 साल की एज से पेंशन नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि मैं 59 साल की एज से पेंशन लूं या फिर 60 साल की एज से पेंशन लूं, तो आप इसको जो है 2 साल के लिए डेफर्ड कर सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा, मेरे को तो जो है 2 साल पहले पेंशन मिल रही थी तो मैं आगे 2 साल के लिए क्यों सरकाऊं। तो इससे आपको ये फायदा है कि अगर आप 58 साल की एज से पेंशन नहीं लोगे, 59 साल की एज से पेंशन स्टार्ट करवाओगे, तो 4% आपकी जो है पेंशन इंक्रीज हो जाएगी। वहां पर कम हो रही थी, यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। 60 साल की एज से लोगे तो 8% जो आपकी पेंशन इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ ईपीएफओ ये भी फैसिलिटी देता है कि 58 साल के हो गए हो और अभी नौकरी कर रहे हो तो साथ में 2 साल के लिए आप जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दे भी सकते हो, और अगर नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते। और अगर आप जो है कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो 2 साल तक, तो आपको जो है 4% साल के हिसाब से पेंशन तो एक्स्ट्रा मिलेगी। बाकी आप जो है 2 साल एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तो आपका जो है ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होगा तो आपकी पेंशन ज्यादा बनेगी, और पेंशनेबल जो सर्विस है उसमें भी 2 साल का इजाफा हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर रिड्यूस पेंशन यहाँ पर यस कर देते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई आप कब से पेंशन लेना चाहते हो, यानी कि आप समय से पहले पेंशन ले रहे हो, 58 साल से पहले पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो है पूछेगा कि कब से आपको पेंशन लेनी है। तो अपने हिसाब से कब से पेंशन लेनी है, समय से पहले पेंशन लेना चाहते हो तो वो आप जो है ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट आपको कम पेंशन मिलेगी साल के 4% के हिसाब से अगर आप रिड्यूस पेंशन समय से पहले पेंशन ले रहे हो, क्योंकि आप जो है 58 साल से पहले पेंशन स्टार्ट करवा रहे हो, इसी वजह से 4% साल के हिसाब से आपको जो है कम पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो है अच्छी तरह से जो है सोच समझ कर जो है आपको डिसीजन लेना है। समझ लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद ही अगर आपको समय से पहले पेंशन लेना है तो रिड्यूस पेंशन का जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 58 साल की एज से पेंशन लेना चाहते हो तो फिर जब आप 58 साल के हो जाएंगे तब उससे 1 महीने पहले जो है आप पेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको जो है नॉर्मल जो आपकी पेंशन बनेगी वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके ऊपर मैंने जो है सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ये वाली, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेंशन कैलकुलेट होती है। आप अच्छी तरह से, फिर कह रहा हूँ, अच्छी तरह से सोच समझ कर जो है डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं फिर उसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा स्कीम सर्टिफिकेट इफ एनी। अगर आपने पहले जो है कोई स्कीम सर्टिफिकेट ले रखी है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि ये जो ऑप्शन रहता है ये स्कीम सर्टिफिकेट के लिए होता है, तो अगर आपके पास पहले से कोई स्कीम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर है यस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है 3 और ऑप्शन आ जाएंगे। डिटेल्स ऑफ स्कीम सर्टिफिकेट, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको ईपीएफओ के कौन से पीएफ ऑफिस से स्कीम सर्टिफिकेट मिली है और वो पीएफ ऑफिस कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर हरियाणा के पीएफ ऑफिस से मिली है तो हरियाणा सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा हरियाणा के कौन से पीएफ ऑफिस से आपको जो है स्कीम सर्टिफिकेट मिली है, तो यहाँ पर रोहतक, फरीदाबाद, करनाल, गुड़गांव, अपने हिसाब से जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर स्कीम सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर लास्ट के 8 डिजिट आपको मेंशन करना रहेगा। अगर आपको यूपी स्टेट से, यूपी के किसी पीएफ ऑफिस से आपको मिली है तो यहाँ पर आपको जो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस, कौन से ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से पीएफ ऑफिस है, मेरठ, नोएडा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर उसका जो है यहाँ पर दिखा देगा, और यहाँ पर आपको जो है स्कीम सर्टिफिकेट का जो है लास्ट का 8 डिजिट आपको मेंशन करना है।
आपकी स्कीम सर्टिफिकेट में नंबर मेंशन रहेगा, तो जो स्कीम सर्टिफिकेट नंबर रहता है लास्ट के 8 डिजिट आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। अगर है तो यस कीजिए, अगर आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट नहीं है तो नो करेंगे, तो यहाँ से वो ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए फैमिली डिटेल्स, जब आप नॉमिनी ऐड करते हो तो किसको आप नॉमिनी बनाते हो तो उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और उसके साथ आपका क्या नाता, क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड में है। हाउस नंबर यहाँ पर जो है कंप्लीट एड्रेस मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपको जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी स्टेट है, आप हरियाणा के हो या फिर राजस्थान के हो, जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, हरियाणा में आप जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर सिटी मेंशन करनी है और फिर आपका जो है पिन कोड जो रहता है 6 डिजिट का, वो पिन कोड यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक डिटेल आपको और देखने को मिलेगी, बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बैंक डिटेल्स में आपको जो है बैंक के नेम भी चेंज होते देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए हरियाणा सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पर बैंक में यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 बैंक का नाम आ रहा है और इसमें जो है पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनकी SBI तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 7 आ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं जो है दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं दिल्ली सेंटर दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पर बैंक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो बैंकों की लिस्ट जो है बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो है बैंक के नाम दिखा देगा और यहाँ पर जो बैंक का नाम आता है उसमें ही आपको जो है पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बैंक तो आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर एड्रेस मेंशन करेंगे, यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो जब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर सिटी मेंशन कर देंगे, पिन कोड नंबर मेंशन कर देंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी बैंक का नाम दिखाएगा उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट का नाम दिखाता है वो उसमें ही जो है EPFO पेंशन क्रेडिट करता है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से जो है आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिटी मेंशन कर देंगे, पिन कोड नंबर मेंशन कर दें। उसके बाद बैंक डिटेल्स, यहाँ पर आपको जो अपना बैंक जो है सेलेक्ट करना है। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में है या फिर SBI में जो भी है आप जो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये जो बैंक आपने सेलेक्ट किया है इसमें आपका अकाउंट नंबर जो है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जब अकाउंट नंबर मेंशन कर देंगे, IFSC कोड नंबर मेंशन कर देंगे तो यहाँ पर बैंक की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। तो चलिए ये भी मैं डिटेल मेंशन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया, यहाँ पर जो है IFSC कोड मेंशन कर दिया और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे बाहर यहाँ पे वेरीफाई होगा और यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ द बैंक और ब्रांच और यहाँ पर स्टेट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, बिल्कुल सही करेक्ट जानकारी आपको मेंशन करनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक। अब यहाँ पर चूज फाइल का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और आपके बैंक की पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर चेक की स्कैन कॉपी आपको जो है अपलोड करनी पड़ेगी JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैं जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये जो है बैंक का चेक की स्कैन कॉपी मैंने अपलोड कर दी, यहाँ पर आ जाएगी। और जो आप यहाँ पर आपके अकाउंट की स्कैन कॉपी, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करोगे वो जो है JPG एंड JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो मेरे यहाँ पर देख सकते हो JPEG फॉर्मेट में है और उसका जो साइज है मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB के बीच में होना चाहिए। और उस पर आपका जो है बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और जो है आपका नाम मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल साफ जो है आपको क्लियर अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आप देख भी सकते हो, इस तरह से दिख जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने जो है अपलोड कर दिया। उसके बाद जब अपलोड कर दे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है कंसेंट देना रहता है, मैं अपनी पहचान स्थापित करने और ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको टिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए जब टिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गेट आधार OTP
और यहाँ पर नोट OTP विल बी सेंड टू मोबाइल नंबर रजिस्टर विद UIDAI आधार, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर OTP भेजा जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अपडेट नहीं है, फिर आप जो है ऑनलाइन क्लेम के लिए रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर सकते। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो है मोबाइल नंबर जो है लिंक होना, अपडेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे ही टिक करेंगे, यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, टिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गेट आधार OTP, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, सक्सेस OTP हैज़ बीन सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर दिखा देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर OTP का ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो है OTP मेंशन करना रहेगा। यहाँ पर आपको जो है OTP मेंशन कर देना है, और जैसे OTP मेंशन करेंगे उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना है, और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, और यहाँ पर दिखा देगा एंड योर क्लेम जो है सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। और यहाँ पर क्लिक करके जो आप इसका PDF भी देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे, और ऑनलाइन सर्विसेज में जब जाएंगे और यहाँ पर जो है ट्रैक क्लेम स्टेटस का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपने जो रिक्वेस्ट सबमिट करी है यहाँ पर दिखा देगा, फॉर्म टाइप यहाँ पर दिखा देगा, और कब आपने रिक्वेस्ट सबमिट करी यहाँ पर दिखा देगा। यानी कि अब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है, और रात को शाम को जो है EPFO के पास, EPFO के उस फील्ड ऑफिस में चली जाएगी जहाँ पर आपका PF अकाउंट है। उसके बाद EPFO की तरफ से वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद EPFO आपको जो एक PPO नंबर जारी करता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, और उस PPO नंबर से आप जो है अपनी पेंशन का जो है सारा रिकॉर्ड, ट्रैक, स्टेटस आप जो है चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है अगले महीने से जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, आपके अकाउंट में जो है पेंशन आना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस है फॉर्म 10D अप्लाई करने का। तो आई होप ये जानकारी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी आपको पसंद आई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट रहे, जो भी सवाल है उसका आंसर देने की। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।